कि ये डबल इंजन की सरकार जरूर है, लेकिन इस डबल इंजन का एक डब्बा भ्रष्टाचार में है, एक डब्बा अपराध में चला। चिराग पासवान जी, प्रिंस राज पासवान जी और एक और हमारे भाई हैं जो कृष्णराज पासवान जी। तो ये तीनों भाइयों में मतलब के भाई के प्रति हमारा प्रेम, आदर और सम्मान, ये तीनों कभी कम नहीं हो सकता। कि मुख्यमंत्री जी का चाल चलन कैसा हो गया, और मुख्यमंत्री जी खुद तो अचेत अवस्था में चले गए, लेकिन सरकार भी अपने साथ साथ वो अचेत अवस्था में ले गए। तो देखिए, यही सच्चाई है बिहार की, कि जो चाल चलन नेताओं का है, उनका चाल चलन और जो जनता की आकांक्षा है, उसमें इतना गैप आ जा रहा है कि उस गैप में सारी कमियां समाये जा रही। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा का चुनाव है और 243 सीटों पर होने वाले ये चुनाव काफी अहम है, और ऐसे में कई दिग्गज नेता के बेटे हैं जो इस बार अपना दम दिखाने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। और ऐसे में आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए यशराज पासवान हैं। सीधे इनसे बात करेंगे। अगर इनकी बात हम करें तो इनके पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं पशुपति कुमार पारस। पूरा परिवार राजनीतिक परिवार रहा है और हमेशा ही बिहार की राजनीति में चर्चा होती आई है इनकी। और आज हमारे साथ जुड़े हैं, बात करेंगे कहां से चुनाव लड़ेंगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे। और आपको एक और जानकारी हम दे देते हैं कि इस बार के यंगेस्ट कैंडिडेट है ये बिहार विधानसभा चुनाव के लिए। पहले तो यश जी, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत नमस्कार। कैसे देख रहे हैं इस बार का चुनाव और आपकी भूमिका क्या रहेगी? देखिए, इस बार का जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, ये हर चुनाव से अलग होने वाला है, क्योंकि अब राजनीति में, खास करके बिहार की राजनीति में, एक नई पीढ़ी का उदय हो रहा है। और नई पीढ़ी के साथ साथ नया समय आ रहा है। नया समय आ रहा है, उस समय की अपनी समस्याएं हैं, अपनी आकांक्षाएं। तो इस नए समय में, नए दौर में बहुत नई चीज होंगी। अगर हम आपकी बात करें, आप इस बार के यंगेस्ट कंटेस्टेंट होंगे। इसके साथ ही आप लगातार पिछले साल से ही घूम रहे हैं खगड़िया जिले में, अलग अलग जगह। राजनीति करने का दिलचस्पी जो है वो आपको कहाँ से आई? परिवार से आई? क्योंकि पढ़ाई लिखाई भी एक अलग तरीके की आपकी हुई है, और ऐसे में पढ़ाई का रास्ता छोड़ के बिहार की राजनीति में क्या सोच के यशराज पासवान आए हैं? देखिए, अब हम कैंडिडेट होंगे या नहीं होंगे, ये तो पार्टी फैसला लेगी। लेकिन जहां आपने कहा कि आप कई कई जगह घूम रहे हैं, तो हमारा अनेकों जगह जाने का कारण यही है, अनेकों जिलाओं में भ्रमण करने का कारण यही है कि देखिए, जो हमारी पार्टी है वो पैन बिहार की पार्टी है। ये दलित, शोषित और पीड़ित की पार्टी है। तो इसीलिए हम अपने जनता समाज से डायरेक्ट कनेक्ट रखने के लिए हम लोग तो आम सभा वगैरह आयोजित करते हैं जब भी उनको कोई प्रोग्राम करना होता है या किसी भी टाइप का संवाद करना होता है। लेकिन आम सभा या कोई इस टाइप का कार्यक्रम जो होता है, इसमें सिर्फ भीड़ बुलाया जाता है, और जनता और आप समझिए जो नेता हैं जो वहाँ पहुँचते हैं, उनके बीच में एक फासला रहता है। नेता पहुंचते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, वादे करते हैं, डायलॉग बोलते हैं और फिर चल देते हैं। हमारी पार्टी भी अनेकों जगह सभाएं करती है, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये निर्णय लिया, श्री प्रिंस राज जी ने, कि क्यों ना हम जनता से सही तरीके से जुड़े, 1 to 1 डायरेक्ट कम्युनिकेट करके जुड़े। तो इसी संदर्भ में हम लोगों ने दलित चौपाल कार्यक्रम की शुरुआत की, और उस संदर्भ में हम लोग हर प्रखंड में जा रहे हैं, हर विधानसभा में जा रहे हैं, और अनेकों जिलाओं में जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारा अलवर में था, आप लोग भी वहाँ थे। हमारा नालंदा में था, हमारा हाजीपुर में रहता है, खगड़िया में रहता है, अनेकों जगह हमारा लगा रहता है। तो हमारा प्रयास यही है कि हम और हमारी पार्टी जमीनी हकीकत का एक सच्चा माध्यम बन के उभरे। हम वहाँ जाते हैं, वहाँ पे लोग एकत्रित होते हैं, अच्छी मात्रा में लोग आते हैं, सभी समाज के लोग आते हैं। भले हमने नाम दिया है दलित चौपाल, लेकिन सिर्फ दलित और पिछड़े वर्ग के लोग नहीं आते हैं, सवर्ण समाज के भी लोग वहाँ एकत्रित होते हैं। और वहाँ पे हम लोग चौपाल लगा के जन सुनवाई करते हैं, जनता की क्या समस्या है वो जानने पहचानने का प्रयास करते हैं, और जनता को भी अपना विचार और अपना सोच हम वहीं पे डायरेक्ट बैठ के 1 on 1 समझाते हैं।
आपको राजनीति में इंटरेस्ट कब आया? क्योंकि आपकी जो एज है और आपके एज के जो लोग हैं अक्सर राजनीति से थोड़ा दूर रहते हैं, उनकी अपनी एक सोशल लाइफ होती है, अपनी पर्सनल लाइफ होती है, और ऐसे में आप सीधे तौर पे पब्लिक फिगर बन गए हैं, लोगों के बीच आपका आना जाना है, आप बाहर जाते भी होंगे तो लोग आपको पहचान जाते होंगे। ऐसे में आपने कब सोचा कि राजनीति करनी है और राजनीति में इंटरेस्ट कहाँ से आया? देखिए, लोग हमें स्वाभाविक उतना तो हमें बहुत काम करना पड़ेगा जितना, चाहे हमारे तीनों पापाओं को लोग पहचानते हैं या हमारे दोनों बड़े भाइयों को लोग पहचानते हैं, तो वो तो बहुत लंबा फासला है वो। लेकिन हमने राजनीति में आने का निर्णय, आप समझिए, हमने कभी कॉन्शियसली नहीं लिया कि मुझे राजनीति में जाना ही जाना है। ये हुआ क्या कि क्योंकि घर में एक पॉलिटिकल माहौल था, जी जी, तो हमेशा उसको ऑब्जर्व करना, देखते रहना। तो जब स्कूल की बात है ये, तो जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो समय आया, क्लास 10th के बाद आपको अपना स्ट्रीम चुनना पड़ता है कि आप साइंस लेंगे, आर्ट्स लेंगे या कॉमर्स लेंगे। तो हमारे लिए बस एक नेचुरल चॉइस बन गया कि हम ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट बने। अब वो इसलिए हुआ क्योंकि करीब 7th 8th क्लास से ही नेचुरली ही जब भी पॉलिटिकल साइंस की क्लास होती थी या हिस्ट्री की क्लास होती थी, ज्योग्राफी मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन मेरा पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग था जी। तो जब भी वो क्लासेस होती थी स्कूल में, तो नेचुरल मुझे अधिकांश आंसर्स तो आप समझिए बिना पन्ने पलटे मुझे पता होता था कि तब कॉन्सेप्ट पता था कि पार्लियामेंट क्या होता है, असेंबली क्या होती है, लोकल लेवल पॉलिटिक्स क्या होती है, जो शुरुआती क्लासेस में पढ़ाया जाता है जब से पॉलिटिकल साइंस इंट्रोड्यूस होता है। और थोड़ी बहुत हिस्ट्री की भी नॉलेज हो गई क्योंकि घर में ये सब चर्चा होती थी, इतिहास की, राजनीति की। तो बस एक नेचुरल ऐसा बन गया कि हम बहुत कंफर्टेबल खुद को उन क्लासेस में महसूस करने लगे। ऐसा लगता था कि अरे हमको तो किताब खोलने की जरूरत ही नहीं है, 70% तो हमको ऐसे ही पता है। तो बस ऐसा ही होता गया। 10th के बाद समय आया स्ट्रीम चुनने का, तो बस हमें वो कंफर्टेबल लगा तो हमने ह्यूमैनिटीज लिया। और ह्यूमैनिटीज के बाद क्लास 12th के बाद बात जब आई ग्रेजुएशन की, तो बस हमने लिबरल आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया और हमारा मेजर पॉलिटिकल साइंस ही था। तो बस मेजर उसमें भी करने का यही कारण था कि बस नेचुरल लगा। हमारे घर में आपको हम बता दें, हमारी पीढ़ी में किसी ने, हमारे 2 बड़े भाइयों ने भी जो राजनीति में हमसे बहुत पहले से आए हुए हैं, उन लोगों ने भी, किसी ने पॉलिटिकल साइंस में कोई स्पेशलाइजेशन किसी ने नहीं। सबको हमारे घर में खुली छूट थी कि आपको जो करना है वो करिए। और जैसे हमारे बड़े भाई प्रिंस राज जी ने इंजीनियरिंग की, फिर जाके बिजनेस में मास्टर्स की, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। तो वैसे ही हमारी बहन ने साइकोलॉजी में की, जो हमारी बहन है हमसे बड़ी है वो। तो ऐसे ही सबको खुली छूट थी। कभी हमारे घर में किसी भी पेरेंट ने, किसी भी मम्मी या पापा ने कभी ऐसी कोई बंदिश नहीं लगाई। पर हमारा बस नेचुरल बनता गया, तो हम बस लेते गए। बड़े पापा को देखते थे, पापा को देखते थे। तो उस टाइम एक, आप समझिए, नेता बनने का, राजनीति में घुसने का उस रूप से, या पॉलिटिशियन बनने का हमारे अंदर ख्याल नहीं था। बस ये था कि अरे पढ़ने में सबसे आसान ये लगता है और समझ भी ये आता है, तो इसीलिए इसी को क्यों ना पढ़ें, इसमें रास्ता ज़्यादा आसान लग रहा है। तो बस वैसे करते गए, फिर आप समझिए रास्ता बनता गया। आप यंग हैं, सबसे पहला आपसे ये भी सवाल लेती हूँ, आप बिहार की राजनीति को आप करीब से देख रहे हैं, आप ज़मीनी स्तर पे जा रहे हैं, तो लोग अपनी समस्या तो आपको बता ही रहे होंगे। आपको क्या लगता है कि बिहार के नेताओं को कौन सा ऐसा काम करना चाहिए जो इतने सालों से नहीं हुआ है, और धरातल पर क्या सच्चाई है? देखिए, धरातल पर सच्चाई की अगर हम बात करेंगे तो आपका एक पॉडकास्ट कम पड़ जाएगा। उसको आपको अलग अलग सेगमेंट में करना होगा। मेजर इशू अगर हम बात करें, लेकिन आप अगर उसको कंक्लूसिव में देखें, क्या समस्या है कि चाहे जनता, आप समझिए, ग्रामीण रूप से कितना उपलब्ध हो, नहीं उपलब्ध हो, ये मायने नहीं रख रहा है। मानसिक रूप से
जनता के साथ नेता का एक फासला बना हुआ है, और नेताओं ने कई कारणों से फासला बना दिया, हम उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन उसके कारण क्या हो रहा है, और खास करके व्यक्तिगत लाभ में नेता लोग इतने उलझ गए हैं कि व्यक्तिगत लाभ कहिए या उनके आसपास के लोग के लाभ कहिए, ये सब कई चीजें प्ले में आ गई हैं। उसके कारण से उनका जनता के साथ इतना, जनता के विचार के साथ बहुत डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, और लोग अपने लाभ लालच के लिए इतना उसमें आप समझिए ऋण हो गए हैं। और हम किसी आम नेता की बात क्यों करें, किसी विधायक सांसद की बात क्यों करें, आप सीधा मुख्यमंत्री की ही बात करिए ना। जो मुख्यमंत्री कहते थे कि हम सुशासन बाबू हैं, हमने जंगल राज हटाया है, आज उनके राज में सरकार की क्या अवस्था है। हम लोग को तो आप ही लोगों से पता चलता है कि मुख्यमंत्री जी का चाल चलन कैसा हो गया, और मुख्यमंत्री जी खुद तो अचेत अवस्था में चले ही गए, लेकिन सरकार भी अपने साथ साथ वो अचेत अवस्था में ले गए। तो देखिए यही सच्चाई है बिहार की, कि जो चाल चलन नेताओं का है, उनका चाल चलन और जो जनता की आकांक्षा है, उसमें इतना गैप आ जा रहा है कि उस गैप में सारी कमियां समाये जा रही है। चाहे मिलना मुश्किल हो गया है। नहीं, देखिए मन और सोच मिलना मुश्किल हुआ। हमने क्या बोला कि ग्रामीण रूप से अगर नेता जनता फिजिकली एक दूसरे से मिलजुल कर भी रहे, लेकिन मानसिक रूप से बहुत गैप आ गया है। एक सवाल आपसे ये भी लेती हूँ, क्योंकि आपका परिवार जो है राजनीतिक परिवार रहा है। आपने खुद अभी बात किया कि आपके तीनों पापा राजनीति में रहे और उनको बिहार की राजनीति का राम लक्ष्मण भरत कहा गया, लेकिन आपकी जनरेशन तक आते आते ये परंपरा जो है वो टूटती हुई नजर आई। चिराग पासवान जी अलग हो गए, पार्टी अलग हो गई, पार्टी दो गुटों में बट गई। जब आपको ये सारी चीजें आप देख रहे थे तो आपके मन में क्या था, कितनी तकलीफ हो रही थी? क्योंकि पहले बड़े पापा, छोटे पापा आपके गुजरे, फिर बड़े पापा गुजरे, और पूरी तरीके से एक परिवार जो है वो टूट गया। तो आपको उस समय कैसा महसूस हुआ, वो दौर कैसा था आपके लिए, क्योंकि एक उम्र भी थोड़ी सी कम थी? देखिए अब उस समय के बारे में हम कैसे विवरण करें, जब हमसे पूछा जाता है हम खुद आप समझिए खो से जाते हैं। क्योंकि छोटे पापा 2019 में गुजरे थे, फिर उसके करीब 1.25 साल बाद बड़े पापा गुजर गए। हमें याद है कि बड़े पापा अगस्त के अंतिम महीने में, अभी हम सितंबर में ये अभी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगस्त के अंतिम में हमें याद है हमारा आखिरी मुलाकात हुआ था बड़े पापा से। उसके बाद बड़े पापा हॉस्पिटल में फिर एडमिट हुए, तो एडमिट ही रह गए। देखिए परिस्थिति ऐसे उत्पन्न हुई। देखिए हम भाइयों में प्रेम कम से कम हम अपने तरफ से तो कह सकते हैं कि हमारे तरफ से कभी प्रेम कम हो ही नहीं सकता। हमारे लिए हमारे तीनों बड़े भाई, चिराग पासवान जी, प्रिंस राज पासवान जी, और एक और हमारे भाई हैं जो कृष्णराज पासवान जी, तो ये तीनों भाइयों में मतलब के भाई के प्रति हमारा प्रेम, आदर और सम्मान, ये तीनों कभी कम नहीं हो सकता। क्योंकि बचपन से, क्योंकि हमारी और इनकी उम्र में मतलब 8-9 साल के फर्क से शुरू होता है, और फिर सबसे बड़े हैं उनके साथ हमारा करीब 14 साल 15 साल का फासला है उम्र का। तो देखिए हमने शुरू से इनको लुक अप टू किया है, बचपन से। अपने बड़े पापा छोटे पापा को तो किया ही है, पर होता है ना कि आप अपनी जनरेशन से ज्यादा एक कनेक्ट करते हैं। तो ये लोग तो हमसे बड़े थे, पर तब भी हमारे जनरेशन के, और तीनों में इतना टैलेंट, तीनों की बहुत खूबियां हैं। तो हम अनेकों एंगल से, और तीनों की अलग अलग खूबियां, तो अलग अलग चीज़ों के लिए हम तीनों को बहुत लुक अप टू शुरू से करते आए। तो हमारे तरफ से तो कभी किसी चीज़ में कमी ना हुई और हो भी नहीं सकती। पर आप ये कहिए कि बस परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई, और अगर भैया प्रयास करते तो सब ठीक रहता। अगर चिराग भैया प्रयास करते तो सब ठीक जरूर रहता, क्यों नहीं रहता। बातचीत होती है, कभी ऐसा हुआ उस दौर के बाद कि आप दोनों की बात हुई, कैसे हो नहीं हो? क्योंकि आप छोटे हैं तो छोटे से ऐसे भी लोगों को ज्यादा लगाव होता है। नहीं, ये तो हमारा सौभाग्य रहा कि
घर में सबसे ज्यादा हमको प्रेम और दुलार मिला पूरी फैमिली से। आप समझिए कि मतलब हम बड़े पापा छोटे पापा सभी लोगों के, सिर्फ अपने ही मम्मी पापा के नहीं पर सभी लोगों के सबसे ज्यादा प्रिय दुलारू ऐसे थे। तो पर हाँ, भैया ने कभी कम्युनिकेट किया नहीं, कभी ना कोई डायरेक्ट कम्युनिकेट किया, कभी कोई बात की। तो यही हमने कहा ना कि हमने तो प्रयास किया था, उस टाइम बहुत चीजें हुई थी, तो हमने कई चीजें भैया के संज्ञान भी लाने का काम किया और भैया को भी कई बातें बताई भी, हमने जानकारी भी दी थी उस समय। और थोड़ा भैया अगर 2 कदम चल लेते तो ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन चिराग पासवान तो हमेशा कहते हैं कि हम 2 कदम नहीं 4 कदम गए। आपके पिताजी के आवास के बाहर भी वो बहुत देर तक खड़े रहे लेकिन गेट नहीं खोला गया, वो बात वो आज तक उठवाते हैं। तो क्या आपको कभी ऐसा लगा कि परिवार के बीच अब मनभेद हो रहा है? नहीं, उस टाइम क्या हुआ था हम आपको बताते हैं। वो जो आप जिस समय की बात कर रहे हो, उस समय घर पे कोई नहीं था जी। उस समय ना पापा थे ना प्रिंस भैया थे, कोई नहीं था घर पे। बस 1-2 पापा के ऑफिस के स्टाफ थे, क्योंकि उस टाइम भी कोविड का पीरियड चल रहा था। उस समय गार्ड भी छुट्टी पे था, जो हमारा हाउस गार्ड था तो वो भी छुट्टी पे था और सिर्फ ऑफिस के 1-2 लोग थे। तो जो ऑफिस संचालक लोग थे उनमें से कोई एक 10 मिनट बाद जाके उसने गेट खोला, उसको भी नहीं पता था कि बाहर कौन है नहीं। तो इस वजह से वो वाला मिसकम्युनिकेशन हो गया। इसलिए वो था कि कुछ समय बाहर थे तो कुछ समय इंतजार करना पड़ा। और हमारी ही तस्वीर है, हम ही ने भैया आए, फिर भैया को सी ऑफ भी किया। तो हम और मम्मी थे और हमारी दीदी थी घर पे, और कोई नहीं था। हमारी छोटी मम्मी वगैरह सब पटना में थी, क्योंकि दिल्ली में कोरोना बीच में ज्यादा हो गया था, तो ये लोग आई नहीं थे। मतलब परिवार के हम लोग साथ में 8, 9, 10 सदस्य रहते, तो उस टाइम घर पे सिर्फ 2-3 थे, हम, हमारी मम्मी और हमारी बहन। तो इसीलिए वो बस मिसकम्युनिकेशन का वो पार्ट था। और जहां हमने बात बोली कि देखिए, अभिनय करने से कभी फासला कम नहीं होता है। आप अगर दिल से प्रयास करें तो क्यों नहीं फासला कम हो सकता है। आप लोग आज इल्जाम लगा रहे हैं कि वो अभिनय करते हैं, लेकिन देखिए पार्टी जब टूटी, उन्होंने जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी केंद्र में मंत्री भी हैं, उनके पास तो सब है, सांसद है, उनके खुद में केंद्र में मंत्री है, पार्टी इतनी मजबूत है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम राष्ट्रीय लोजपा को देखते हैं तो अभी कुछ भी नहीं है। अभी आप लोग महागठबंधन से लगातार कांटेक्ट में हैं, बात कर रहे हैं, सीट शेयरिंग को लेकर भी डिस्कशन हो रहा है। क्या लग रहा है आपको, समय का खेल है, समय बदलेगा? नहीं, देखिए, हमारी पार्टी ने निर्णय लिया था लोकसभा चुनाव के ही समय में, क्योंकि उस टाइम हमारे पार्टी का विचार था कि प्रधानमंत्री मोदी जी को ही मदद किया जाए वापस तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की। और क्योंकि 2 बार लोकसभा चुनाव हम एनडीए गठबंधन के ही साथ लड़े थे, 14 में और 19 में भी। और क्योंकि हमारे नेता ने उनके सरकार में काम किया था, तो हमारे नेता का निर्णय था कि हम पार्टी हित और अपना व्यक्तिगत हित छोड़ के देश हित में, जब हमने इनके साथ काम किया है तो भले सीट शेयरिंग हो क्या हो, लेकिन अगर हम बस सीटों के नाते हम विरोध के लिए उतर जाए, सिर्फ सीट के नाते, और जबकि हमने इनके सरकार में मंत्री के रूप में भी भूमिका निभाई है, तो जनता क्या सोचेगी? जनता तो यही सोचेगी कि आप अपने लाभ में या अपने पार्टी का सोच रखते हुए। तो हमारे नेता ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस जी ने ये सोचा कि हम एनडीए के ही साथ रहेंगे और प्रधानमंत्री मोदी को जितना मदद हो सके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में वो मदद करेंगे। उसी संदर्भ में हमारे नेता भी उनके साथ कुछ सभाओं में गए, फिर गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ सभाओं में गए, हम हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज जी के भी साथ कई जगह गए। तो जो आपने जैसे गणित की बात की कि किनके पास क्या संख्या है, ये तो हम लोगों ने निर्णय ही लिया कि हम खुद चुनाव, उस टाइम सीट शेयरिंग में बात नहीं बन पाई थी, तो हमने सोचा कि कोई बात नहीं, हम चुनाव लोकसभा का नहीं लड़ेंगे। तो इसीलिए आप वो गिनती में फर्क देखना है।
बाकी हम मजबूती से अभी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं अपने विचार विमर्श को लेके। कब तक सीट शेयरिंग आप लोगों की हो जाएगी, कब तक आप लोग महागठबंधन का हिस्सा बन जाएंगे? क्योंकि लगातार बातें तो चल रही है, तेजस्वी यादव आपके आवाज भी आते हैं, कई राजद के वरिष्ठ नेता, तो आखिरकार ऐलान कब तक होगा? क्योंकि ये चर्चाएं तो पिछले 3-4 महीने से चल रही है और अब तो चुनाव सर पर भी हैं, 2 महीने बस बच गए हैं। तो अगर आप लोगों को भी कंफर्मेशन मिल जाए तो आप लोग बेहतर और तैयारी करेंगे, आप ये मानते नहीं है? नहीं, हम किसी कंफर्मेशन का इंतजार नहीं कर रहे हैं। देखिए, जब 2 पार्टियां मिलती है, और यहाँ पे 2 पार्टी कहाँ है, यहाँ पे तो राष्ट्रीय जनता दल है, फिर कांग्रेस है, फिर लेफ्ट पार्टीज हैं। लेफ्ट पार्टीज में भी 2-3 ब्लॉक्स हैं, और उसके बाद मुकेश सहनी जी की पार्टी है। तो देखिए, जब गठबंधन होता है तो अब जैसे तेजस्वी जी का यहाँ आना या हमारा उनके यहाँ जाना या हमारे नेताओं का जाना, देखिए हम लोगों का पारिवारिक संबंध रहा है, तो उस नाते आना जाना बातचीत तो लगी रहती है। लेकिन जहाँ आपने गठबंधन की बात की है कि तो बात तो चल रही है, और आने वाले समय में धीरे धीरे देखिए, जब गठबंधन होता है और खास करके जब 5, 6, 7 पार्टनर हो, तो नेताओं का मन मिलाव तो हो जाता है, लेकिन कार्यकर्ताओं का और विचार का मन मिलाव हो जाए तो उसमें एक प्रोसेस लगता है, और उसमें कई चीजें बात होती है। और क्योंकि अब तो चुनाव का भी समय आ रहा है, उस हिसाब से भी रणनीति के तहत कई चीजें होती हैं कि कहाँ किसकी भूमिका रहेगी, चाहे किसी आप विचार को रखने में हो या सीट को भी रखने में हो, किसी सीट पे किसी कहाँ कौन सही रहेंगे लड़ने के लिए, किन की पार्टी कहाँ ज्यादा गठबंधन को मजबूती पहुंचा सकती है, किन का विचार और कार्यकर्ता और उम्मीदवार पहुंचा सकते हैं। तो ये सारे एंगल होते हैं जब आपको चुनाव लड़ना होता है। चुनाव का समय नहीं होता तो और ये आसान हो जाता है। तो इसीलिए तो हमारी बात तो अच्छी खासी चली और धीरे धीरे सब साफ हो जाएगा। एक सवाल ये भी ले लेते हैं, कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इस बार जनसुराज भी है मैदान में, त्रिकोणीय मुकाबला है, महागठबंधन, इंडिया अलायंस, एनडीए अलायंस और जनसुराज, तीनों पार्टियां हैं, और ये मुकाबला अब त्रिकोणीय हो गया है। कैसे आपको लग रहा है कि कुछ इस बार मसाला रहेगा बिहार विधानसभा चुनाव में? क्योंकि जनसुराज भी काफी ज्यादा उभर के सामने आ रही है। प्रशांत किशोर लगातार रैलियों पे रैलियां कर रहे हैं, तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा भी आपने देखा, उधर एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है। ऐसे में मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा। देखिए, अब हम लोगों की लड़ाई खास करके देखिए, हम और लोगों और खास करके ऐसे पार्टियों का नाम नहीं लेंगे जो 1-1.5 साल पहले उनके नेता भी, आपने प्रशांत जी की बात जी हम लोगों के उनसे अच्छे संबंध हैं, पर हम बस इतना कहने जाएंगे कि जनता को उनकी विचारधारा नहीं पता है, सोच क्या है, और ये बहुत ज्यादा धूमिल हो जाती है, क्लियर नहीं हो पाता है। क्योंकि जब आप अनेकों दल के लिए काम कर चुके हैं, उनके साथ कर चुके हैं, तो आप समझ ही रहे हैं कि जनता उसको कैसे परसीव। आप कॉम्पिटिटर नहीं मान रहे प्रशांत किशोर को? हम कॉम्पिटिटर और ये सब शब्द में नहीं जाएंगे, पर हम आपको बस बता रहे हैं कि जो जनता कैसे देख रही है। और जहाँ दूसरी बात रही, देखिए हमारी पार्टी ने हमेशा काम किया है कि हम जिस गठबंधन में रहे वहाँ पे हमने, आप समझिए, दाल में नमक बनने का काम किया है। जहाँ नमक नहीं होता है वहाँ स्वाद नहीं होता। जहाँ जब भी लोजपा रही है वहीं जीत हुई है, और जो हम विचार अपना लेके चले हैं, आप देखिए जिस गठबंधन के साथ हम जुड़ेंगे रहेंगे वहाँ आगे कोई प्रतिद्वंदी कुछ नहीं होगा, उसी गठबंधन की सरकार बनेगी। जी, अगर हम सीटों की बात करें, आप लोग कौन कौन सी ऐसी सीट है जिनमें आप चाहते हैं कि आप अपने दावेदार पेश करें? क्योंकि चर्चाएं तो हर चीज़ों की हो रही है, तो ऐसे में कौन कौन सी सीट ऐसी सीट है जिस पर अगर राष्ट्रीय लोजपा चुनाव लड़ती है और तो वहाँ जीत राष्ट्रीय लोजपा की होगी? कुछ इफ बट कोई नहीं, ऐसी सीटें जो आपको चाहिए ही चाहिए। देखिए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की का जो संगठन है वो हर जगह है, वो हर जिला में है, हर प्रखंड में है। और क्योंकि हमारी पार्टी आज की पार्टी नहीं, साल 2000 की पार्टी है, और इसी कारणवश अभी हमने हम जहाँ भी जा रहे हैं, जैसे हम दलित चौपाल कर रहे हैं या कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, अभी हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए हम लोग रक्सौल भी गए। आपको पता है रक्सौल यहाँ से 5 घंटे की ड्राइव दूर है और ऑलमोस्ट नेपाल बॉर्डर टच करता है। हम लोग रक्सौल भी गए थे, और अनेकों जिलों में हमारे कार्यकर्ता हर जगह, संगठन हर जगह है।
तो इस कारणवश सीट चुनना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की भी चाहत होती है कि हम जिस पार्टी से वो जुड़े वो पार्टी का बेस्ट से, उनकी तो चाहत होती है कि भाई 243 सीट्स पे ही हमारी पार्टी लड़ जाए। लेकिन अगर आप किसी गठबंधन की बात करते हैं तो उसमें ऑब्वियसली शेयरिंग और केयरिंग होता है। उसमें कुछ आप शेयर करते हैं, कुछ वो आपके लिए केयर करते हैं, कुछ आप उनके लिए केयर करते हैं। तो हाँ, अगर आप प्रिसाइज सूची की बात करें तो वो तो उस पर तो जानकारी आपको हमारा शीर्ष नेतृत्व ही दे पाएगा, क्योंकि यही लोग इस पर मंथन कर रहे हैं। पर हम पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ये तो ज़रूर चाहेंगे कि जितना हो सके हमारी पार्टी की भूमिका रहे, क्योंकि हम जिस गठबंधन का हिस्सा होंगे हम तो अपनी सीट ज़रूर जीतेंगे ही अच्छे स्ट्राइक रेट से, हम सामने वाले साथी को भी बेस्ट से बेस्ट मदद दें। आप ये कह रहे हैं, लेकिन एक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि पासवान समाज का वोट किसकी तरफ रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं लोगों में हुजूम, कहीं ना कहीं वोट बट गया है। आधे लोग चिराग पासवान को सपोर्ट करते हैं, आधे लोग आपके पिता पशुपति कुमार पारस की तरफ हैं। कार्यकर्ता भी काफ़ी ज़्यादा छोड़ के उनकी पार्टी आपके पार्टियों में आए हैं। कई वरिष्ठ नेता हैं जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास छोड़ के राष्ट्रीय लोजपा में आए हैं। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि वोट बैंक जो है आप लोगों का सेफ है या फिर बट गया है? देखिए, आपने शुरू में हमसे एक प्रश्न किया था कि आपने भैया की पार्टी का नाम लेके बोला था कि अभी तो उनके पास कुछ सांसद है, आपके पास क्या है? ठीक है, हमारे पास अभी सांसद नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक विधान पार्षद है, हम लोग लोकसभा चुनाव ही नहीं लड़े। लेकिन आप ये तो सोचिए ना, जो पार्टी आज केंद्र में गठबंधन में, आज राज्य में गठबंधन में है, और वो भी सरकार में, जिसकी भूमिका राज्य सरकार में भी है, जिसकी भूमिका केंद्र सरकार में भी है। राज्य सरकार में भी ये लोग अपने पार्टी के लोगों को किन्हीं को आयोग में, कहीं कुछ चेयरमैन, कई पदों पे ले जा रहे हैं, और केंद्र में तो खुद मंत्री हैं और भी चीजें हैं। आप सोचिए, जो पार्टी सीधा सीधा सत्ताधारी गठबंधन के पास दोनों जगह हो, यूनियन में और फेडरल स्टेट में भी, मतलब राज्य में भी और केंद्र में भी, और अच्छे खासे भूमिका में, तब भी उनके कार्यकर्ता नेता छोड़ के हमारे पास क्यों आ रहे हैं? हम तो कहीं सरकार में नहीं है, ना हम राज्य में सरकार में है, ना हम केंद्र में सरकार में, और ना हम पार्टी में भूमिका दे सकते। लेकिन सरकारी आप कहिए कोई मलाई तो हम किसी को दे नहीं सकते। तो कारण इसीलिए कि लोग हम उन्हें या किन्हीं को भी छोड़ के आ रहे हैं, अनेकों पार्टियों के या उनके पार्टी के ही आप कहिए। जितना हमको जहन में है, गया जिला की कमेटी आ गई, जहानाबाद की कमेटी आ गई, खगड़िया की कमेटी आ गई, और हाजीपुर के कई लोग हमारे साथ आ गए, और भी अनेकों जिला के, जहाँ के ये 3-4 जिला तो ऐसे हैं, कुछ जिला ऐसे जिनकी पूरी कमेटी आ गई, मतलब कंप्लीट टर्नओवर, जिला अध्यक्ष के साथ साथ वो पूरी डिस्ट्रिक्ट कमेटी। और जिलाएं ऐसी है जहाँ पे कहीं प्रखंड अध्यक्ष हमारे साथ आ रहे हैं, कहीं कुछ आ रहे हैं, कहीं कुछ आ रहा है। तो मान रहे हैं कि मुखौटा उतर रहा है धीरे धीरे। देखिए, हम ये सब तो जनता को फैसला देना है, और जो नेता कार्यकर्ता महसूस कर रहे होंगे तभी आ रहे होंगे हमारे पास। भाई, कुछ तो बात होगी ना, जब हम सरकारी कोई, आप समझिए, मलाई उन्हें प्रदान नहीं कर सकते, या सरकारी कोई ओहदा कुर्सी प्रदान नहीं कर सकते, तो वो क्यों आ रहे होंगे हमारे पास? कुछ हमारे विचार विमर्श की वजह से आ रहे होंगे, कुछ सच्चाई वो देख रहे होंगे इसी वजह से। तो इसीलिए अनेकों जिला की तो पूरी कमेटी आ रही है, और बाकी जगहों की, विधानसभाओं की, प्रखंडों की, आप समझिए वहाँ के अध्यक्ष आ रहे हैं, और भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो इतना मास इन्फ्लक्स जो हो रहा है, या कन्वर्जन आप कहिए हो रहा है, तो इसके पीछे तो जनता और जो नेता आ रहे, वही इसके पीछे आपको कारण बता सकते हैं, और कुछ तो आप भी सोच समझ सकते हैं कि क्यों आ रहे होंगे वो। एक सवाल ये भी रहेगा, क्योंकि आपका परिवार, अगर हम देखें, बिहार की राजनीति का जाना माना परिवार है, लेकिन कंट्रोवर्सी में बहुत रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहता है। कभी आप लोग इल्ज़ाम लगाते, कभी वो लोग इल्ज़ाम लगाते। हाल ही की बात है खगड़िया शहर बनने की, जहाँ पर चिराग पासवान की बड़ी माता जी ने आप लोगों पर गंभीर आरोप लगाए और कई तरीके की बातें कही। देखिए, आप उसमें हम नहीं जाना चाहेंगे, घर की बातें हैं, लेकिन घर की बातें तो अब मीडिया में बड़ी माँ है। देखिए, अब अगर मीडिया की बात हो तो हम भी
कई बात या कई चीजें का उल्लेख हो सकता है जो परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। और देखिए जो भी वो भी प्रकलन हुआ, उसके बाद आपने मीडिया में देख ही लिया होगा कि ग्रामीणों ने क्या सच्चाई बताई, तो सबके सामने सच आ ही गया था। लेकिन दुख होता है यश जी, क्योंकि परिवार था, एक पूरा भरा पूरा परिवार होता है और धीरे धीरे वो परिवार टूट वही रहा तो है। हम कहना चाह रहे हैं। देखिए हम कुछ भले मीडिया में बोल सकते हैं, हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन जनता तो सच ही बोलती है ना, जनता तो कभी झूठ नहीं बोलती। अब ये भी जो प्रकलन हुआ था हमारे पैतृक गांव शहर बन्नी में, तो उसके बाद भी जो वहाँ आम जनमानस लोकल ग्रामीणों का जो विचार था वो सबके सामने आ गया। सब लोगों ने देखा, दूध का दूध पानी का पानी हो गया, सच्चाई सामने आ गई। आप तो ये इससे मानते आप हैं? ही बताइए इससे क्या हासिल हुआ? अगर कोई कॉन्शियस व्यक्ति सोचे इससे हासिल क्या हुआ? 2 मिनट के लिए हम 2 वक्त के लिए ऐसे बाताबाती में उलझ गए, उससे हमने खुद के ही ऊपर आप समझिए कीचड़ पड़ा, बिल्कुल है ना। और ठीक है, सच सामने आ गया, आप कहिए उसमें सब कुछ साफ हो गया। हमारे परिवार की क्या भूमिका, सब हमारी मम्मी और हमारी छोटी मम्मी के ऊपर जो केस भी किया गया था और सब कुछ हुआ, तो सब सामने आ गया कि क्या सच था क्या झूठ था। अब मानते हैं भैया को ये अच्छा सब नहीं करना चाहिए था, घर की बातें घर में रहनी चाहिए थी, बंद कमरे में होनी चाहिए थी, ऐसे रास्ते पे ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए थी। देखिए कुछ भी हो तो हमारे भाई है, तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर, अब लेकिन कैसे कब बोले, तक आप सॉफ्ट कॉर्नर आ ही जाता है। लेकिन हम यही जैसे हमने आपको शुरू में कहा था कि 2 वक्त के लिए अगर अभिनय का प्रयास ना हो और दिल से प्रयास किया जाए तो चीजों में सुधार आ सकता है। अभिनय की आप बात करें, एक फुटेज आपने भी देखा होगा जिसमें स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की तस्वीर थी और एक वीडियो शूट हो रहा था, जहां पे चिराग पासवान ये कहते हुए नजर आए कि बाल बाल ठीक है मेरा, जिनके पिता कुछ दिन पहले ही गुजरे। और उसके बाद ये फुटेज लगातार सोशल मीडिया पर अभी भी चलती है। अभिनय तो उस समय भी हो रहा था, और जो जिस तरीके के प्रकरण सामने आ रहे, कहीं लग रहा है कि अभिनय का मुखौटा उतर रहा है। देखिए हम अब आप कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन फिर भी ये बातें होती हैं। देखिए आप हमसे कोई भी सवाल पूछ लीजिए, हम सब पे जवाब देंगे, लेकिन एक ऐसा समय जब बड़े पापा गुजरे, उस समय के बारे में हम चर्चा करने से खुद बहुत असहज। लेकिन वो फुटेज आपने देखा होगा। वो तो सबने सब चीज देखी, पर हम उस समय के से जोड़ के हम किसी व्यक्ति विशेष किसी चीज की चर्चा नहीं करना चाहते। अगर रामविलास बड़ा कठिन था। अगर रामविलास पासवान जी होते तो क्या पार्टी टूट जाती? नहीं, बड़े पापा होते तो बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं होता। छोटे पापा भी अगर रहते तो कुछ नहीं होता, कोई एक भी। अब हम तो बेटे हैं तो चाहेंगे कि दोनों अगर रहते तो कुछ स्वाभाविक है, हम तो चाहेंगे कि किसी भी परिस्थिति में दोनों रहे, लेकिन अगर कोई एक भी रहते तो नहीं होता ऐसा। आपके मन में अभी भी उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है? कभी मिलना चाहें, कभी साथ आना चाहें, पार्टी दोबारा एक होना चाहे, तो आप लोग इस पर अपनी राय रखेंगे? देखिए हमारा सॉफ्ट कॉर्नर है क्योंकि हम छोटे भाई हैं, भैया माने नहीं माने, लेकिन हमारा तो खून का रिश्ता है। लेकिन साथ आने की बात किसी के भी साथ, सिर्फ परिवार में नहीं, कहीं पे भी हो सकती है। अभी हमें गठबंधन से ही हम बात विमर्श में, तो कभी भी साथ आने की बात तभी हो सकती है जब आपके विचार मेल खाए। देखिए जब हम जाते हैं, हम दलित चौपाल लगा रहे हैं और हम अनेकों जगह जो जा ही रहे हैं, वहां पे जो बात छन के आ रही है कि सरकार में जो जो लोग बैठे हुए हैं, ये लोग जो दलितों के साथ अपराध हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है, ये जो दुर्भावना समाज के बैड एलिमेंट्स दलित और पिछड़ों के साथ के प्रति रख के कैरी कर रहे हैं, तो उसके प्रति ये लोग कुछ क्यों नहीं करते? ये लोग तो सरकार का हिस्सा है, प्रशासन पे इन लोगों का पूरा कंट्रोल, लेकिन उस पूरा कंट्रोल का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? तो देखिए विचार एक होने के लिए आप समझिए, अभी हम हर जगह जा रहे हैं, अभी हम हर जगह जा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। देखिए नालंदा में क्या हुआ, नालंदा मुख्यमंत्री जी का गृह जगह,
वहां पे आप लोगों को पता है हिमांशु पासवान और अनु पासवान जी। के साथ क्या हुआ? अभी जुलाई की बात है, 1.5 महीने पहले की बात है। फिर उसके आसपास ही आप सोचिए, वो मुजफ्फरपुर के रहने वाली हमारी बहन जो कुढ़नी की निवासी थी, उसके साथ क्या हुआ? पिछड़े समाज से आती थी, दलित समाज से आती कोमल थी। पासवान भी आपको याद ये होगी। ये अपराध था क्या? क्या उसने कोई अपराध किया था कि वो दलित समाज, पिछड़े समाज में पैदा हुए? आप ही ने जिक्र किया कोमल पासवान, होली के समय ये घटना हुई थी औरंगाबाद जिले में। और उसको सोचिए, वो बेचारी खेल रही थी और जो संदिग्ध था उसने ये कहा कि अरे पिछड़े समाज, दलित समाज की बच्ची होली खेलेगी। अब वो नशे में था, क्या था इसकी तो हमको जानकारी, उसने गाड़ी चढ़ा दी। और वो व्यक्ति का रिलेशन भैया के पार्टी से था। तो आप बताइए, अगर हम बिना ये सब चीजों को एड्रेस किए हुए, अगर हम सपोज करिए कि कोई हम मेल जोल की बात भी करें, तो क्या जनता हमें, समाज माफ करेगी? ये लोग 1 मिनट के लिए बोल भी देते हैं, आप लोग भी रिपोर्ट करते हैं, चाहे भैया हो या जितना मांझी जी या और भी जो दल है, ये लोग 1 मिनट के लिए बोल भी देते हैं कि हमें बहुत निंदा है, बहुत खेद है, या ये भी बोल देते हैं कि नहीं सरकार इस पे सही से काम नहीं कर रही। तो दो दिन बाद पलट क्यों देते हैं अपना बयान? जब कहते हैं कि सरकार ठीक से कार्रवाई नहीं कर रही है, सरकार का चाल चलन ठीक नहीं है, फिर 2 दिन बाद ही पलट के कह देते हैं कि नीतीश कुमार ही सुशासन बाबू है और सरकार बहुत बढ़िया ढंग से चल रही है। तो हम बताइए, जब ठीक है हम घर में कोई बात कर सकते हैं, घर के अंदर मेलजोल की बात कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बाहर समाज में जाएंगे तो हमारा समाज हमें क्या कहेगा? आज हम जब भी समाज के सामने जा रहे हैं तो हमसे यही प्रश्न उठाता है, वो भी ये कहता है कि अरे भाई आप लोग तो सरकार में नहीं है, लेकिन आपके भाई ही सरकार में है या और लोग भी इसी समाज से सरकार में, आप क्यों नहीं उन तक बात अपनी पहुंचाते हैं कि वो अपने सरकार में साथ होने का जो उनके साथ एक फैक्टर है उसका लाभ उठा के जनता की समस्या पे मदद करें, ये सब चीज़ों में सुनवाई हो, ऐसी जो पुलिस व्यवस्था है, विधि व्यवस्था है, ये सब इतनी दुरुस्त हो जाए कि लोगों को ऐसी हरकतें करने से, ऐसे अपराध करने से पहले ही भय हो जाए लोगों को। तो हमसे ही लोग सवाल पूछते, तो हम बताते कि इसमें अब हमारा और उनका विचार में क्या फर्क है, तो हम लोगों को फिर बताते। लेकिन आप समझिए, अगर विचार ही मेल नहीं खाएंगे, हम अगर समाज की बात हम भी नहीं उठाने लगेंगे, तो फिर हम अपने समाज को क्या मुंह दिखाएंगे? क्योंकि बाकी लोग तो मुंह दिखाने लायक बचे नहीं। अभी जब सभी लोग, अभी चुनाव का समय आ रहा है ना, एक गणतंत्र और लोकतंत्र का एक महापर्व होता है जब चुनाव आता है, उसमें सभी लोग साथ मिलके खेलते हैं, सभी रंग आपस में उलझते हैं। जब ये लोग जाएंगे तो आप समझिएगा इनको समाज की तरफ से कितना पीड़ा और कितना बैकलैश महसूस करने को मिलेगा। चलिए, अब हम लास्ट सेशन पे अपने आ गए, एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं और इसमें मैं कुछ नेताओं के नाम लूंगी, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं और क्या सुधार होना चाहिए इन नेताओं में? आप अगर सजेशन देना चाहें तो क्या सजेशन रहेगा? सबसे पहले देखिए, सुधार तो नहीं, मतलब आपको लगे कि हाँ ये काम करते तो ज्यादा बेहतर रहता। देखिए, हमसे ज्यादा जनता ही सबको बता देती है किसकी क्या कमी है। सर को तो अभी मंत्री जी लोगों को तो भगा भी रही है जनता, कई वीडियोस आपने देखे होंगे, जेडीयू के कई मंत्री हैं जिनको भगा के मार रही है जनता। अब बताइए ना, ये सरकार के इतने सारे मंत्री हैं जी, इन लोगों को विरोध, यही तो हमने आपसे चर्चा किया, अभी तो सिर्फ ये लोग आए हैं, कुछ मंत्री लोग इधर उधर से चुनाव का समय तो फीता काटने जा रहे हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करने जा रहे हैं। अभी तो ये समय आया, लोगों में हमने तो सिर्फ अपराध का मुद्दा बताया, भ्रष्टाचार पे तो हमने पूरा उल्लेख किया नहीं। और अभी ये जो मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण का मामला है जी, जो ये पुनर्निरीक्षण SIR का मामला है, इसमें तो सबसे ज्यादा प्रयास किया गया है कि कैसे हम पिछड़ा समाज, दलित समाज की कैसे कटनी छटनी कर दे। तो अभी तो ये लोग और नीचे जाएंगे, ये जो सोच रहे हैं ना कि दलित समाज के ऊपर तकनीकी प्रहार भी करो, SIR करो, पुनर्निरीक्षण करो, ये करो, और सामाजिक प्रहार भी करो कि उनके साथ अपराध हो, शोषण हो, दुष्कर्म हो,
तो उसमें सही से सुनवाई नहीं हो, जी। उनके गुहार की सुनवाई नहीं हो, तो इसका विरोध आप देखिएगा। और हम सिर्फ दलित और पीड़ित की बात क्यों करें, यहाँ पे पटना के ही निवासी थे, संपन्न समाज के भी थे और सवर्ण समाज के भी थे जी। खेमका जी, गोपाल खेमका जी। आप बताइए, वो संपन्न भी थे और सवर्ण समाज के भी आते थे, तब भी आप बताइए। और वो तो भाजपा के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए भी थे, जो कि सत्ताधारी पार्टी है। तब भी सोचिए, उनके घर के बाहर ही उनको, पटना जो हमारे बिहार की राजधानी है, वहां उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई। तो यही सरकार की सच्चाई है। सीधे तौर पे आप ये भी कह रहे हैं कि सरकार विफल है अपने कामों में, पूरे और जो भी रूप से, दावे करती है वो गलत है पूरे रूप से। जी। चलिए शुरुआत कर लेते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, कैसे देखते हैं उनको? देखिए, हम तो उन्हें काफी आदरणीय मानते हैं, और क्योंकि हमने उन्हें सिर्फ हमारे बड़े पापा नहीं, हमारे पिताजी के भी साथ काम करते देखा है, तो हम तो काफी सम्मान से उन्हें देखते हैं जी। लालू यादव? गरीबों के मसीह। तेजस्वी यादव? काफी युवा, लग रहा है कि बिहार में यशस्वी आएंगे। भी है और तेजस्वी भी है, जैसे नाम में भी तेजस्वी, तो यशस्वी भी है, तेजस्वी भी। सम्राट चौधरी? इन लोगों पे नो कमेंट्स, ये क्या बोले। बिहार के डिप्टी सीएम है, कुछ तो आप नहीं सोचते है, होंगे। सम्मान तो हम रखते हैं, लेकिन इन लोगों के बातों का कोई खास महत्व नहीं। विजय कुमार सिन्हा? कोई खास महत्व नहीं। आप ये नहीं सोचते कि बीजेपी के पास अब कोई फेस ही नहीं रह गया है? देखिए, अब ये तो, या आप सोचिए ना, ये विचार कहाँ से आ रही है, और आप भी अगर ये सवाल पूछें तो कहीं से तो ये विचार आ रही होगी, तो इस पे नो कमेंट्स। चिराग पासवान? थोड़ा राजनीति में अभिनय कम करना चाहिए। इन दिनों चर्चा हो रही है पुष्पम प्रिया चौधरी की, द रूलर्स पार्टी है, 2020 में भी विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा था, हालांकि जीत हासिल नहीं हुई, लेकिन चर्चा में हमेशा रहती है। यंग भी है और उनका विजन भी कहीं ना कहीं आपके विजन के साथ मिलता है, कई इंटरव्यूज भी आपने शायद देखे हों, कैसे देखते हैं? हम नहीं जानते, हमने देखा। पुष्पम प्रिया चौधरी को नहीं जानते? नहीं देखा, बाय चांस नाम सुन रखा है, पर कुछ खास ऐसा इंटरव्यू वगैरह हमने देखा। प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर काफी टेक्निकल। पार्टी बनाई है जन स्वराज, लग रहा है चुनाव में कुछ असर होगा इसका? देखिए, हमारी बेस्ट विशेष है उनके साथ, तो वो तो जनता पिक करेगी, मे द बेस्ट मैन विन। आपके ही भाई हैं प्रिंस राज, उनकी भी काफी चर्चा हो रही है, बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की भी चर्चाएं तेज हैं, कैसे देखते हैं? काफी ऊर्जावान और आने वाले समय के भविष्य। एक आखिरी सवाल आपसे ले लूंगी, क्योंकि अब हम आखिरी पे आ गए हैं। आप क्या जनता से अपील करना चाहेंगे कि इस बार अपने वोटों का कैसे इस्तेमाल करें? जाति के नाम पे वोट दे, या बीते कामों के नाम पे वोट दे, या समझदारी के साथ वोट दे? क्योंकि बिहार में अगर हम बात करें तो अक्सर जो वोट है वो बिक जाते हैं, कभी पैसों से, कभी चिकन पार्टी से, कभी मटन पार्टी से, सब किसी से ये बातें छुपी नहीं हुई है। तो क्या इस बार समझदारी की उम्मीद आप रख रहे हैं जनता से? देखिए, हमारा जनता से और आपके जो अगर कोई व्यूअर्स भी देख रहे होंगे, तो जो व्यूअर्स है और आम जनता से हमारा यही अपील रहेगा कि इस बार ना हम अपने पार्टी की बात करेंगे और ना किसी की विशेष की बात करेंगे। हमारी बात इतनी रहेगी कि आप ऐसे पार्टी को चुने, ऐसे नेता को चुने जो आपके साथ कम से कम बेर मिनिमम सुख दुख में खड़ा हो, आपको और आपके जीवन को और सुखी बनाने में वो जितना सरकारी संसाधन है उसका इस्तेमाल करते हुए आपकी सहायता कर सके, और आपके दुख में, आपके पीड़ा, किसी के पीड़ा को कोई शून्य नहीं कर सकता, लेकिन आपके पीड़ा में, आपके दुख के घड़ी में कम से कम आपके साथ खड़ा रहे, तो आपको भार हल्का लगे। तो ये पॉइंट्स हिट कर देगा, आगे की लड़ाई, चाहे अपराध हो, भ्रष्टाचार हो, जो भी लड़ाई है जो हमारे बिहार में अभी खास करके बिहार में प्रेवलेंट है, क्योंकि बिहार में तो बहुत ऑब्वियस हो रखा है कि ये डबल इंजन की सरकार जरूर है, लेकिन इस डबल इंजन का एक डब्बा भ्रष्टाचार में है, एक डब्बा अपराध में चला गया। ना लीडरशिप की कमी है, हर
एंगल से तितर बितर हो रखा है। जो गठबंधन के और साथी भी हैं वो भी आप समझिए बस, चाहे मंत्री हो क्या हो, वो जनसेवा के मंत्री कम, वो लोग प्रचार मंत्री बन गए। तो बहुत डायनामिक ही अलग हो रखा है। तो हम बस यही कहना चाहेंगे कि आप उन लोगों को ही चुने, उन लोगों को ही अपना जनप्रतिनिधि बनाए जो आपके सुख और दुख में आपके साथ खड़ा हो। बाकी का रास्ता तो जब जनता और नेता का एक समन्वय और साथ बन जाता है तो बाकी का रास्ता तो खुद साफ हो जाता है। क्योंकि देखिए जनता में भी इतनी सूझबूझ है कि एक दिन में पटना पेरिस नहीं बन सकता। जनता को भी पता है धीरे 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 करके काम होता है, स्टेप बाय स्टेप काम होता है। लेकिन वो स्टेप भी तो लिया जाए। वो जब स्टेप्स ही सारे अंधकार हो जाए, स्टेप्स ही सारे धूमिल हो जाए, तो आप समझिए फिर एक सरकार और प्रदेश तो अचेती अवस्था में चली जाती है। चलिए देखिए, इस साल का बिहार विधानसभा चुनाव 243 सीटों पर टक्कर, और ऐसे में यंग जनरेशन जो है इस बार अपना दाव पेच सब कुछ लगा रही है सीधे तौर पे। अब देखना होगा, सबकी नजर भी बनी रहेगी कि इस बार क्या कुछ होता है बिहार विधानसभा चुनाव में, और ऐसे में लोग अपने वोट का कितना इस्तेमाल करते हैं और कितनी सही जगह इस्तेमाल करते हैं। हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे यशराज पासवान, इस साल के बिहार विधानसभा चुनाव के यंगेस्ट कैंडिडेट हो सकते हैं। अब तो ये वक्त ही बताएगा कि इनका भविष्य क्या होगा और किस तरीके से जनता इन पर प्यार लुटाती है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।